बच्चे यहां देख लो, पेंस सारे लोग सब यहां, सब सेकंड लो के पहले एक बार यहां देख लो, समझ लो, और फिर आगे करना जो भी करना। हम पढ़ेंगे, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ रखा है। मैं पिछली क्लास में स्टेटमेंट ऑफ पी बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग सुन नहीं रहे थे, अगर तुम लोग को याद हो तो एक बार और दोबारा कोशिश कर रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? स्टेटमेंट ऑफ पी का फॉर्मेट समझाने की, और उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी बताने की, और पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की। अगर आप ध्यान सुनेंगे तो आपको बनेंगे 3 से 4 नंबर का, ये 2 चैप्टरों से आएगा। बैलेंस शीट हेड, बैलेंस शीट फॉर्मेट, और ये वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, इन सबकी डेफिनेशन। कंपैरेटिव कॉमन सेंस नहीं आएगा, बेसिक थ्योरी। 3 से 4 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। तो जो गरीब पास होना चाहते हैं उनकी बहुत मदद करते हैं ये 3-4 नंबर, और जो अमीर फुल मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो 60-70 लाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात ये रहती नहीं है वैसे। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ पी मैंने सिर्फ बना के बता रहा हूं पहले, फिर एक एक करके समझा दूंगा। सबसे पहले इसमें लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं सबसे पहले बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। साथ में क्या आता है? अदर इनकम। क्या आता है? अब आपको क्वेश्चन आएगा और बोलेगा बताओ कौन सी चीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आती है और कौन सी चीज अदर इनकम में आती है। तो आपको बेसिक सिस्टम समझना है। जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा धंधा है, जो मेरा काम है, उससे की जो मेन सेल्स है, वो मेरी चीजें कहां पे आएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। कहां पे आएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर बहुत साधारण भाषा में बोलूं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है सेल्स। क्या आता है बेटा? अच्छा बताओ, सेल्स रिटर्न कहां पे आएगा? अगर सेल्स यहां पे आया है तो सेल्स रिटर्न इसी से माइनस हो जाएगा, नेट फिगर आएगा। हाँ या नहीं बताओ ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्या होता है? सेल्स माइनस। अच्छा, अब अगर मैं ये डस्टर बनाता हूं, क्या बनाता हूं? अब ये डस्टर की लकड़ी जो पीछे की बनती है, उसमें से आखिरी में वो लकड़ी का बारूदा निकलता है, स्क्रैप, और उसको मैं बेचता हूं। सेल ऑफ स्क्रैप। बताओ ये मेरे मेन बिजनेस का है कि अदर है? मेन बिजनेस का है बेटा। अगर मैं लाखों डस्टर बनाऊंगा तो बहुत सारी स्क्रैप निकलेगा, और वो स्क्रैप बेचना मेरे रेगुलर बिजनेस का एक तरीके से काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? वो मेरी अदर इनकम में नहीं आएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बेसिकली 3 चीजें आएंगी। क्या? सेल्स। क्या आएगी? उसमें से क्या माइनस करोगे? सेल्स रिटर्न। क्या माइनस करोगे? और क्या प्लस कर दोगे? सेल ऑफ स्क्रैप। क्या प्लस कर दोगे? नहीं समझे? ये किसके लिए? नॉन फाइनेंशियल बिजनेस के लिए। कौन से बिजनेस के लिए? पर अगर आप फाइनेंशियल बिजनेस करते हो, फाइनेंशियल बिजनेस मतलब पहले अच्छे नॉन फाइनेंशियल बिजनेस की बात करते हैं। क्या क्या आएगी? 3 चीजें। कौन कौन सी? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और क्या? सेल ऑफ स्क्रैप। ये 3 चीजें। हाँ या नहीं? अब अदर इनकम में क्या आएगा? इसके अलावा कोई भी कमाई हुई, जैसे इंटरेस्ट मिला, पैसे रखे थे कहीं इन्वेस्ट कर रखे, एफडी करके रखे, इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने अपना फिक्स्ड एसेट बेच दिया, उससे कोई कमाई हो गई, इंटरेस्ट रिटर्न ऑन फिक्स्ड एसेट कमा लिया, कोई कमाई हो गई। वो सब, ये सारी इनकम कौन सी हो जाएगी बेटा? तुम्हारी अदर इनकम। कौन सी इनकम हो जाएगी? नहीं आया समझ में? तो मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है? सेल। पहली चीज क्या आती है? सेल। दूसरी चीज माइनस सेल्स रिटर्न, और क्या आता है? सेल ऑफ स्क्रैप। इसके अलावा बाकी कोई भी कमाई है तो वो सब कहां चली जाएगी? अदर इनकम। मोटा मोटी नाम से ही समझ में आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या क्या क्या? आपके ऑपरेशंस की जो कमाई है वो कहां पे आती है बेटा? यहां पे। उसके अलावा बाकी जो कमाई है एक्स्ट्रा, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी और कमीशन रिसीव्ड, कुछ भी इनकम हुई तो वो कौन सी इनकम हो जाएगी? अदर इनकम। नहीं आया कि आया? पक्का आया। पर अगर मैं फाइनेंशियल कंपनी हूं, कौन सी कंपनी हूं? फाइनेंशियल कंपनी में, बैंकिंग कंपनी में, बैंक हो, तो बताओ इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब कौन सी इनकम होगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अदर इनकम? क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आप बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल कंपनी हो, कौन सी कंपनी हो? फाइनेंशियल कंपनी हो, तो क्या होगा? ये सारी इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, ये सारी इनकम तुम्हारी कौन सी इनकम हो जाएगी बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ या ना? फटाफट बोलो। जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आ जाती है तुम्हारी? टोटल इनकम। क्या आ जाती है तुम्हारी? एनी डाउट्स? अब इसमें से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। क्या माइनस करते हैं? अब सुनना, पहले 4 होते हैं मटेरियल रिलेटेड एक्सपेंसेस। कौन से होते हैं? इसकी अपन धीरे से बात करेंगे अभी।
पहले 4 होते हैं मटेरियल रिलेटेड एक्सपेंस, पर उसके पहले बाकी के पढ़ लो। देखो पहले 4 कौन कौन से? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या क्या क्या, इसकी मैं बात करूंगा। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा चेंजेस इन इन्वेंट्री। चौथा चेंजेस इन WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये 4 मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले उसके पहले 5वां 6वां 7वां 8वां समझ लो। क्या समझ लो? 5वां 6वां 7वां 8वां। एक्सपेंसेस में पहले 4 कौन है? एक्सपेंसेस में पहले 4 कौन से हैं? मटेरियल वाले। कौन से वाले? क्या होता है अभी बात करेंगे अपन। 5वां कौन सा है मुझे बताओ? 5वां कौन सा है? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। कौन सा है? 6वां कौन सा है? फाइनेंस कॉस्ट। 5वां कौन सा है? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। 5वां कौन सा है? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। 6वां कौन सा है? फाइनेंस कॉस्ट। कौन सा है? फाइनेंस कॉस्ट। 7वां कौन सा है? डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। और 8वां कौन सा है? अदर एक्सपेंस। सुन रहे हो? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा? जो भी चीज आपने इंप्लॉय को दी, जो भी चीज आपने इंप्लॉय को दी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, जैसे कि वेजेस, क्या क्या क्या, फिर सैलरी, फिर बोनस, कमीशन, कोई भी चीज, कोई भी आपने खर्चा किया इंप्लॉय पे, इंप्लॉय को कोई भी चीज डायरेक्टली जो आप इंप्लॉय को दे रहे हो, वो कौन से एक्सपेंसेस में आएंगे? किसमें आएंगे? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट पेड, क्या क्या क्या, इंटरेस्ट पेड, जो भी बैंक चार्जेस पेड, बैंक चार्जेस नहीं आएगा, बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंस में आएगा, जो भी बैंक ओडी पे इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, ठीक है, डिविडेंड और ये सारी चीजें जो भी आएगी, ये सब क्या आ जाएगी? तुम्हारी पेड वाली सारे खर्चे कौन से आ जाएंगे? फाइनेंस कॉस्ट में। किस में आ जाएंगे? फाइनेंस कॉस्ट। और क्या आ जाएगा तुम्हारा? डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। नाम से समझ में हो गया। अदर एक्सपेंसेस, जो ऊपर किसी में नहीं आया वो सब काय में आ जाएगा? अदर एक्सपेंस। पहले मैं 5वां 6वां 7वां 8वां आपको रीड कराना चाहूंगा और उसके क्वेश्चन भी कराना चाहूंगा, फिर मैं पहले 3 4 में आऊंगा। ये देख लो, चौथा कौन सा था बेटा? बोल के बताएंगे चौथा कौन सा था? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। कौन सा था? पेमेंट मेड टू एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या? वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव इनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर expenses etc. are shown in notes to accounts on employee benefit expense. The total is shown on the face of the statement of P&L. कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी बात लिखी हुई है। ये एग्जांपल दिया हुआ है। इंप्लॉय बेनिफिट के अंदर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। आपसे नहीं पूछा जाएगा क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है, बस बोला जाएगा बताओ इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कौन से है। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्या क्या आएगा बताओ मुझे? वेजेस आएगा, वेजेस आएगा, हाँ, सैलरीज आएगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आएगा कि नहीं आएगा? एंटरटेनमेंट से इंप्लॉय को नहीं दिया है, हाथ में नहीं दिया, ये नहीं आएगा। बोनस, ग्रेचुइटी पेड आएगा। कन्वेंस एक्सपेंस, इंप्लॉय को नहीं दिया है आपने, क्या बात समझ में? कन्वेंस का कोई भी खर्चा हो सकता है। आखिरी में मेडिकल एक्सपेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, मेडिकल एक्सपेंस आएगा ना। हाँ, वेजेस, सैलरीज, बोनस, ग्रेचुइटी पेड और मेडिकल एक्सपेंसेस, हाँ, सारे इंप्लॉय से रिलेटेड खर्चे। अब सर 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 बीच बीच में तुम लोग याद दिलाते रहते हो कि तुम लोग जिंदा हो पाए, ठीक है। आ जाओ, अगला कौन सा है तुम्हारा? इसमें से कौन कौन सी चीज नहीं आई है? आते साथ तुम्हारे लिए सेवा लगवा दे 2-3 नालायक। कौन कौन सी चीजें नहीं आई है? 2। कौन कौन सी? एक कौन सी? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जरूरी नहीं इंप्लॉय के लिए हो, कुछ भी हो, डायरेक्टली इंप्लॉय का खर्चा नहीं है, फर्म के अदर एक्सपेंसेस में आएगा। और कौन सा? कन्वेंस एक्सपेंस। कन्वेंस में भी इंप्लॉय को नहीं दिया, नॉर्मल भाड़े का खर्चा है वो, क्या बात समझ में आ रही? वो किसी भी चीज का भाड़ा हो सकता है, इसलिए उसको नहीं लिया गया है। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है देख लो। फाइनेंस कॉस्ट taken by it is therefore includes interest paid on borrowings, term loan, bank OD, cash credit and other expenses. एक काम करो ना सीधे, फ्रॉम द फॉलोइंग 31-21 क्या क्या आएगा आपको ये बताना है। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन आएगा कि नहीं आएगा? इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओडी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हाँ,
डिवेंचर क्या है? लोन है, और उस पर डिस्काउंट का खर्चा है, तो ये भी कौन सी कॉस्ट हो गई? फाइनेंस कॉस्ट। ये भी कौन सी कॉस्ट हो गई? फाइनेंस कॉस्ट आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट्स इनकम है। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस नहीं आएगा क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं है, बैंक की सर्विस की चार्ज है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स आएगा। तो क्या क्या आ जाएगा? क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, बैंक ओडी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्या नहीं आया मुझे बताओ? बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इनकम है, ये अदर इनकम में जाएगा। नहीं आया कि आ गया? तो पहले चार का, पहले तीन काय के थे, पहले चार काय के थे मटेरियल के, पहले चार काय के थे जिसको डिस्कस नहीं किया। पांचवा क्या है? क्या है? छठवा क्या है? ऐसे ही साधारण से क्वेश्चन आएंगे, बताओ ये चीजें कौन से हेड में आएगी? एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगी कि फाइनेंस कॉस्ट में आएगी? कौन सी किस में आएगी? अगर एक बार सिर्फ आप ये चैप्टर रीड भी कर लोगे ना किसके अंदर क्या आता है, तो आपको सब बनेगा। डेप्रीसिएशन में अमोर्टाइजेशन बताने की जरूरत है? क्या क्या आता है? क्या आता है डेप्रीसिएशन में? सारे टैंजिबल इनटैंजिबल एसेट्स का डेप्रीसिएशन। क्या क्या क्या? अदर एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? या जो खर्चे ऊपर चारों हेड के नहीं है, जो ऊपर खर्चे बाकी सारे हेड्स के नहीं है, वो यहां पे आ जाएंगे अदर एक्सपेंस के नाम से। क्या बात समझ में आ रही है? इतना आपको पता होना चाहिए। यही था मेन। क्या क्या था मुझे बताओ एक बार। सबसे पहले क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आता है? फिर अदर इनकम। फिर क्या होता है? उसको प्लस कर दो तो टोटल इनकम हो जाती है। क्या हो जाती है? टोटल इनकम। ये देख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को प्लस करते हैं तो टोटल रेवेन्यू हो जाता है 1 + 2। फिर लिखते हैं एक्सपेंसेस। क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस। पहले चार अभी के छोड़ दो, पांचवे से आओ। क्या आएगा? एम्प्लॉयमेंट। छठवां फाइनेंस कॉस्ट। सातवां, आठवां अदर एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दी पीरियड। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दी पीरियड। रियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आपने फॉर्मेट बनाया होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें 2-3 चीजें और देखी होंगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, लिखा हुआ है साफ साफ। CBSE is provided that exceptional item, extraordinary item, discontinued option are excluded from the syllabus. Therefore, these items not been disclosed in the format of balance sheet. तो एक बार फॉर्मेट बोल दो। सबसे पहले क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर क्या आएगा? अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस में 4, एक्सपेंसेस में 4। अगर पढ़ना नहीं है तो क्लास से बाहर चले जाना, ठीक है ना। एक्सपेंसेस के पहले 4 काय के होंगे? मटेरियल के। पहले 4 काय के होंगे? मटेरियल के। पांचवा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। छठवा, सातवां डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। आठवां अदर एक्सपेंसेस। सबको प्लस करोगे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस क्या करोगे? टैक्स। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। 1-2 क्वेश्चन ये देख लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाले, फिर अलग पढ़ाऊंगा। अंडर विच ऑफ द हेड्स इन अ नॉन विल बी शोन? सेल्स, सेल ऑफ स्क्रैप, इंटरेस्ट अर्न्ड और डिविडेंड। क्या क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा? सेल और सेल ऑफ स्क्रैप। अदर इनकम में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट अर्न और डिविडेंड अर्न। बन जाएगा इंटरेस्ट, वही सारी चीजें यार बन जाएगा अब तुमसे, ठीक है क्या। अब मेन पहले 4 हेड्स पढ़ लो। अब एक समझना, एक फैक्ट्री है, एक क्या है बेटा? उसके पास कितने प्रकार के क्लोजिंग स्टॉक हो सकते हैं बताओ? एक क्लोजिंग स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का, एक किसका होगा? समझ रहे हो? एक क्लोजिंग स्टॉक होगा, फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, वो बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं। स्टॉक की बात कर रहा हूं। एक होगा रॉ मटेरियल का, एक होगा वर्क इन प्रोग्रेस का। एक किसका होगा? वर्क इन प्रोग्रेस का। और एक किसका होगा? फिनिश्ड गुड्स का। और एक होगा स्टॉक इन ट्रेड का। 4 चीजें। अब इनमें क्या फर्क है समझना। समझ रहे हो? मेरी फैक्ट्री है, मेरी क्या है बेटा? फैक्ट्री। मेरी फैक्ट्री में मैं अपने बिजनेस में 2 प्रकार के डस्टर बेचता हूं, एक ये लकड़ी वाला और एक ये प्लास्टिक वाला। कितने प्रकार के डस्टर बेचता हूं बेटा? 2। एक कौन सा? लकड़ी वाला। और ये कौन सा?
ये मैं बनाता नहीं हूं, सीधे खरीदता हूं बेचता हूं, खरीदता हूं बेचता हूं, खरीदता हूं बेचता हूं। तो मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता हूं कि ट्रेडिंग करता हूं? फर्क पता है ना? इसकी मैं क्या करता हूं? ट्रेडिंग। जबकि ये लकड़ी का जो डस्टर है मैं अपने यहां इन हाउस बनाता हूं। तो ये जो अगर ये अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है? इसको मैं क्या करता हूं? ट्रेड। इसको मैं क्या करता हूं? इसको मैं क्या करता हूं? मैन्युफैक्चर। अब मैन्युफैक्चर करने के लिए मैं लकड़ी मंगाता हूं। क्या मंगाता हूं? लकड़ी। फिर मैं लकड़ी को शेप करता हूं। फिर ये जो स्पंज है ये बड़े बड़े उसमें आते हैं शीट में, इसको इसके शेप का काटता हूं, पेस्ट करता हूं, डस्टर को पैक करता हूं, बना के बेच देता हूं। ये पूरा प्रोसेस है मेरा। बात समझ में आ रही है? मैंने एक साथ क्या मंगाई? लकड़ी। एक साथ क्या मंगाई? फिर बड़ी बड़ी क्या मंगाई? शीटें। बड़ी बड़ी क्या मंगाई? फिर मैंने डस्टर बनाना चालू किए और वो डस्टर बना बना के बेचने लगे। साल के अंत में मेरे पास बड़े बड़े लकड़े के वो और ये बड़ी बड़ी शीटें बची हैं। तो ये क्या हो गया? रॉ मटेरियल का स्टॉक। किसका स्टॉक हो गया? साल के अंत में ये डस्टर शेप में कट चुके हैं और ये स्पंज भी शेप में कट चुके हैं पर चिपके नहीं है। तो ये किसका स्टॉक हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। और साल के अंत में कुछ डस्टर कंप्लीट बन गए हैं पर अभी बिके नहीं है, तो काय का स्टॉक हो गया? फिनिश गुड्स का। तो मेरे पास 3 प्रकार के स्टॉक है। कौन कौन सा? रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक। प्लस ये भी मैंने कुछ मंगा के रखे थे और ये बिके अभी नहीं है। तो कौन कौन सा हो गया? स्टॉक इन ट्रेड। तो एक किसका स्टॉक हो गया? रॉ मटेरियल, एक WIP, एक फिनिश गुड्स और एक स्टॉक इन ट्रेड। नहीं समझियो कौन कौन सा है? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। बोलो हाँ या नहीं। अब मैं बेचूंगा क्या? बेचूंगा क्या क्या मुझे बताओ इसमें से। तो एक फिनिश गुड्स बिकेंगे और क्या बिकेगा? स्टॉक इन ट्रेड। अब फॉर्मेट देखो, अब तुमको थोड़ा सा समझ में आएगा कि वो क्या क्या लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या लिखा है? फिर क्या लिखा है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल का कंज्यूम्ड वर्ड यूज किया। रॉ मटेरियल कौन सा वर्ड यूज किया? इतनी गहरी में कोई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नहीं पढ़ता होगा। रॉ मटेरियल में क्या वर्ड यूज किया? कंज्यूम। जबकि स्टॉक इन ट्रेड में क्या वर्ड यूज किया? परचेज। दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक ही बात है कि अलग अलग? कितने का खरीदा और कितने का खपाया एक बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग बात है। क्या बात समझ में आ रही है? जितने का खपाया, कंज्यूम मतलब कितने का यूज हुआ, कंज्यूम मतलब कितने का, परचेज मतलब सिर्फ क्या है बेटा? खरीदा। इसमें खपाया अभी नहीं आया। 2 मिनट और आगे बात करूंगा। फिर क्या है? चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ WIP एंड चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। एक ही साथ लिखा है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो किस किसकी चेंज इन इन्वेंट्री? फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक इन ट्रेड। किसकी चेंज इन इन्वेंट्रीज नहीं लिखी है? किसकी नहीं लिखी है? रॉ मटेरियल की नहीं लिखी, WIP की लिखी? हाँ। अरे यार WIP की लिखी? हाँ। फिर फिनिश गुड्स की लिखी? हाँ। स्टॉक इन ट्रेड की लिखी? हाँ। किसकी नहीं लिखी? क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वहां पे वर्ड क्या यूज किया गया है? कंज्यूम्ड। क्या वर्ड यूज किया गया है? कंज्यूम। समझना, कंज्यूम्ड कैसे आता है? स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के बाद। कंज्यूम कैसे आता है? बोलने का मतलब है जब भी बोले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा ही कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास 10,000 का रॉ मटेरियल रखा था। कितने का रॉ मटेरियल रखा था? सुनना, मेरे पास कितने का रॉ मटेरियल रखा था? 50,000 का और खरीदा। मेरे पास कितने का हो गया? अबे कितने का हो गया? 10,000 का रखा था, 50,000 का और खरीदा। कितने का हो गया? 60। 60 में से साल के आखिरी में 20 का बच गया। कितने का खप गया? तो ये 40 क्या है? कंज्यूम। ये 40 क्या है? तो जब लिख दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम तो निकालोगे पहले वर्किंग नोट में। कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग प्लस में है, माइनस क्लोजिंग में है। बोलो हाँ या नहीं? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया बेटा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या हो गया? यहां जब मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा तो उसकी इन्वेंट्रीज का एडजस्टमेंट कर दिया है कि नहीं किया है? अरे कर दिया है कि नहीं किया है? निकाला ही कैसे? ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकाला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी सब एडजस्टमेंट हो गया। बोलो हाँ नहीं? स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूम्ड लिखा है, सोल्ड लिखा है कि परचेज लिखा है? अगर स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
यहां पे हमने लिखा सिर्फ परचेजेस, क्या लिखा, फिर अलग से लिखा क्या बेटा, चेंज इन इन्वेंट्रीज, क्या लिखा, चेंज इन्वेंट्री कैसे आता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, कैसे आता है, तुमसे इनडेप्थ, इतना इनडेप्थ कभी नहीं पूछा जाएगा, तुमको बस ये पता होना चाहिए सबसे पहले क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, कैसे आता है, कैसे आता है, और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं आया, फिर क्या लिख दोगे, परचेजेस, फिर क्या लिख दोगे, परचेजेस तो सीधे सीधे कितना खरीदा, और फिर क्या लिखोगे, चेंज इन इन्वेंट्रीज यानी चेंज इन स्टॉक, चेंज इन यानी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस किस किस का, रॉ मटेरियल का निकालना नहीं है, किसका बचा, WIP फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, किसका किसका, WIP फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड। एक बार पूरा फॉर्मेट बना के बता रहा हूं, देखो यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर क्या आएगा, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, मुझे कोई बात करता हुआ देखा बेटा मैं पूछ लूंगा अभी, हाँ, एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर क्या आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्या जाएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अब आएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज, इसको समझ लो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्या 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 बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं है, क्या है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऑफ, क्या क्या बचा, WIP फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड, एक है कि तीनों है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WI, अबे पहले आधा बना हुआ फिर बन गया हुआ, और जो सीधे खरीदा था क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ WIP फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड, चौथा क्या आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, क्या आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, पांचवा क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट, छठवा क्या आएगा, डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, सातवां क्या आएगा, सॉरी अदर एक्सपेंसेस, ये क्या हो जाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस, क्या हो जाएंगे, इसको नाम देंगे 2, इसको नाम दिया था 1, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 माइनस 2, हाँ या नहीं, इसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्स, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या पूरा फॉर्मेट समझ में आया, आया कि नहीं आया, सबसे पहले होमवर्क पूरा फॉर्मेट घर जाके लिख के आएंगे, इसका भी और बैलेंस शीट का भी। अब पहले एक दो क्वेश्चन यहां पे कर लो उसको। मेरा जिस्म तो रोंद चुके हैं, बस रूह मेरी बाकी है, इतना बता दो मुझको तुम्हें शर्म नहीं आती, बेइंतहा मोहब्बत की तुमसे। चलो आओ बच्चे, पहला सवाल, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2.5 लाख, परचेज कितना है 20 लाख, टोटल कितना हो गया 2250, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 3 लाख, तो 2250 माइनस 3 लाख कितना हो जाएगा, सॉरी सबको आ गया, अरे हाँ बोलो बे। अगला क्या है, अब देखना मजेदार है, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का भी दिया है, फिनिश गुड का भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का भी दिया है, फिनिश गुड का भी दिया है, और मटेरियल परचेज 2250 दिया है। निकालना क्या है, मटेरियल कंज्यूम्ड, तो क्या लोगे, मटेरियल लोगे, फिनिश गुड लोगे कि दोनों लोगे, क्या लोगे, साफ साफ क्वेश्चन ने बोला मटेरियल का निकाला तो क्या लोगे, मटेरियल। फिनिश गुड्स का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कहां पे जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज, अरे कहां पे जाएगा, करो कितना होगा, ओपनिंग कितना है 550, परचेज कितना है 2250, दिखा है, ओपनिंग कितना है 550, परचेज कितना है 2250, क्लोजिंग कितना है 4.5, 550 मतलब ना फिनिश गुड्स का लगे, बोलो हाँ यानी कितना होगा, और चेंज इन इन्वेंट्रीज में कितना आ जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितना आ जाएगा, 2.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 2.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 1 लाख। नहीं आया, चलो अच्छे काम करो, वाला क्वेश्चन खुद से करो। इलस्ट्रेशन 41,
ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 7.5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2 लाख, मटेरियल परचेज 25 लाख, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड लोगे कि नहीं लोगे? हाँ, स्टॉक इन ट्रेड सीधे कहां जाएगा? कहां पे जाएगा? चेंज इन इन्वेंट्री। करो जल्दी से। बेइंतहा मोहब्बत की थी तुमसे। हो गया? कितना आया? सॉरी, 30 लाख इज द आंसर। अब चेंज इन इन्वेंट्री निकालना है तीनों का। देखो दिया है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। आई अज्यूम आप कर लोगे। क्या होगा? 2.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 50। 4.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -50। और 7.5 माइनस 50 कितना हो जाएगा? ये देखो नेट इफेक्ट 50। समझ गए? ऐसे प्रेजेंट करना है आपको। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बाकी सारे मैंने आपको बता दिया। यहां पे स्टेटमेंट ऑफ पीनल भी खत्म होता है। 2 मिनट सुन लेना। एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन या तो 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन या तो 2-2 मार्क के कुछ 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसमें से या तो वो बैलेंस शीट के हेड आइडेंटिफाई करने बोलेंगे या तो स्टेटमेंट ऑफ पीनल के हेड आइडेंटिफाई करने बोलेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीनल के हेड आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान है, क्योंकि है ही क्या? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और क्या है? फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, और क्या है? अदर एक्सपेंस। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। सारे क्वेश्चन अगर तुमने इस बार इस चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशन एक बार देख लिए ना, तो तुम्हें 2-4 नंबर फ्री के मिलेंगे बेटा। यहां पे ये चैप्टर होता है आपका खत्म। अब और